नमस्कार, आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम नाटक के तत्वों के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं और एक नाटक के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर जो भी हिंदी विषय को लेकर हैं, बहुत महत्वपूर्ण विषय हो जाता है और आज हम इसके सरल रूप में उदाहरणों सहित जितने भी नाटक के तत्व हैं, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो नाटक के तत्व जानने से पहले हम जान लेते हैं कि नाटक होता क्या है, नाटक की पृष्ठभूमि क्या है। नाटक अथवा दृश्य काव्य साहित्य की अत्यंत प्राचीन विधा है। तो नाटक को हम दृश्य काव्य भी कहते हैं, नाटक भी कहते हैं और दृश्य काव्य भी कहते हैं। और ये जो साहित्य है उसकी अत्यंत प्राचीन विधा है। संस्कृत के अंदर बहुत सारे नाटक लिखे गए, तो इसको दृश्य काव्य भी कहा जाता है। संस्कृत नाटक में इसे रूपक नाम भी दिया गया है। संस्कृत को हम जो साहित्य के हम अगर अध्ययन करते हैं तो नाटक का कई जगह रूपक के रूप में भी नाम आता है। अगर इसको ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो कभी-कभी इसको नट जाति से जोड़ दिया जाता है। यानी जो एक नट जाति होती है जो रस्सी पर इस प्रकार के कुछ करतब वगैरह दिखाती है और बहुत प्रकार के कुछ इस प्रकार से मनोरंजन का कार्य करते हैं। तो ऐसी जाति जो ऐसे कार्य करती थी वो नट जाति कहलाती थी और वो जो कार्य करते थे उसी को नाटक कह दिया गया, ऐसा भी कहीं-कहीं प्रतीत होता है। यानी ये नाटक जो है वो नट जाति से भी कभी-कभी संबंधित लगता है। नाटक साहित्य की वह विधा है जिसकी सफलता का परीक्षण रंगमंच पर होता है। यानी नाटक कितना सफल है, इसकी अगर कोई लैबोरेटरी है तो वो लैबोरेटरी रंगमंच है। यानी रंगमंच पर जो नाटक जितना सफलता से मंचित किया जा सकता है, अभिनीत किया जा सकता है, वही नाटक की जो सफलता का परीक्षण है। जो रंगमंच है युग की विशेषताओं और अभिरुचियों के अनुरूप बदलता रहता है। आपने पारसी रंगमंच के बारे में, संस्कृत रंगमंच के बारे में, पाश्चात्य रंगमंच के बारे में जरूर सुना होगा। तो अलग-अलग समय पर जो रंगमंच की जो अभिरुचियां हैं व्यक्तियों की, दर्शकों की और श्रोताओं की, वो बदलती रहती है। इसलिए रंगमंच भी बदलता रहता है। तो ये हमने थोड़ा नाटक के बारे में जाना। तो अभी हम जानते हैं नाटक के तत्व क्या है। तो नाटक के यहाँ पर 7 तत्व बताए गए हैं। लेकिन अगर हम देखें तो संस्कृत के जो आचार्य हुए, यानी संस्कृत साहित्य में नाटक के 5 ही तत्व माने गए हैं। ये तत्व हैं कथावस्तु, नायक, रस, अभिनय और वृत्ति। ये 5 हैं। ये संस्कृत के आचार्यों के अनुसार नाटक के तत्व हैं। जबकि जो पाश्चात्य विद्वान हैं, पश्चिम के जो देश हैं, अंग्रेजी साहित्य या दूसरा और साहित्य जो पश्चिम के देशों से जुड़ा हुआ है, वो नाटक के 6 तत्व मानते हैं, जिसमें कथावस्तु, पात्र, कथोपकथन, देश काल, शैली और उद्देश्य, ऐसे 6 नाटक के तत्व माने जाते हैं। जबकि हिंदी के जो आलोचक हैं, समालोचक हैं, उनके जो अधिकतर विद्वान हैं, इन्हीं 6 तत्वों को भी मानते हैं। लेकिन जो है कथावस्तु, पात्र, चरित्र चित्रण, संवाद, कथोपकथन, भाषा शैली, देशकाल, पर्यावरण या उद्देश्य, देशकाल अथवा पर्यावरण। तो ये हिंदी के जो नाटक के जो समालोचक हैं, विद्वान हैं, वो भी इन 6 तत्वों को मानते हैं। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि जो ये 6 तत्व हैं, इसमें एक 7वां तत्व भी जोड़ देना चाहिए और वह है अभिनय। कि अगर कोई नाटक लिखा जा रहा है और उसके अंदर जो अभिनेता का जो गुण नहीं है, तो वो पूर्ण रूप से नाटक नहीं कहा जा सकता। इसलिए हमने इसी दृष्टि से यहाँ पर नाटक के 7 तत्वों के बारे में इस वीडियो लेक्चर में चर्चा की है। जिसमें प्रथम कथा वस्तु यानी कहानी, पात्रों का चरित्र चित्रण, कौन-कौन से पात्र उस नाटक के अंदर हैं, संवाद यानी डायलॉग्स, देश काल या वातावरण या किस प्रकार का वातावरण उस समय था, देश काल क्या था, उस समय की क्या-क्या विशेषताएं थी, भाषा शैली की बात करेंगे, अभिनेता और उद्देश्य, ये नाटक का क्या उद्देश्य था और उसकी अभिनेता की क्वालिटीज क्या हैं, क्या वो अभिनीत किया जा सकता है या नहीं। तो आगे इनको एक-एक करके हम
विस्तार से इस पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है कथा वस्तु। तो जो कथा वस्तु होती है किसी भी जो नाटक की ये जान हो सकती है। नाटक के कथानक को कथा वस्तु कहते हैं, यानी जो स्टोरी होती है, जो कहानी होती है, उसी को हम कथा वस्तु कहते हैं। और ये जो कथानक है 3 प्रकार का होता है नाटकों के अंदर। एक है प्रख्यात, उत्पाय और मिश्र। यहाँ एक-एक करके देखते हैं इनको। जो प्रख्यात, सबसे पहले जो पौराणिक और ऐतिहासिक कथानक हैं, यानी कोई ऐतिहासिक घटनाओं क्रम पर जब नाटक लिखा जाता है तो उसे हम प्रख्यात कहते हैं। उसे हम प्रख्यात कहते हैं। कथा वस्तु की एक श्रेणी है ये। जबकि काल्पनिक कथानक को उत्पाय, यानी अगर कोई जो लेख नाटक का जो नाटककार है या लेखक है, अगर अपनी कल्पना के आधार पर कोई कहानी लिखता है और उसको नाटक में रूपांतरित करता है तो उसको हम उत्पाय बोलेंगे। और अगर इन दोनों का मिश्रित रूप से लिखा जाए, यानी कुछ घटनाएं ऐतिहासिक ले ली जाए और कुछ काल्पनिक कथानक ले लिया जाए और दोनों का मिश्रण कर दिया जाए तो उसको हम मिश्र कथानक कहेंगे। तो नाटक के विकास की दृष्टि से कथा वस्तु को दो रूपों में बांटा जा सकता है। तो ये तो कथानक के प्रकार थे। यहाँ पे जो जो कथानक है उसकी जो कथा वस्तु है, यानी जो स्टोरी चलती है, जो कहानी चलती है आगे, वो 2 हिस्सों में बट जाती है। कथानक कितने हिस्से में बंटता है? 2 में। तो पहला है आधिकारिक और दूसरा है प्रासंगिका। आधिकारिक वो कहानी होती है, आरंभ से जो अंत तक चलने वाली जो कथा होती है, कहानी होती है, स्टोरी होती है, वो आधिकारिक स्टोरी होती है। ऑफिशियल जिसको आप स्टोरी कह सकते हैं। इस कथा के विकास में सहायक प्रसंगवन चलने वाली कथा को प्रासंगिक कथा वस्तु कहते हैं। लेकिन जो मेन स्टोरी होती है, आधिकारिक जो कथा वस्तु होती है, इसको चलाने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए कई बार कुछ प्रसंग उसके अंदर डालने होते हैं और इसी जो छोटी-छोटी जो कहानियों के माध्यम से वो बड़ी कहानी आगे चलती है, इसी प्रकार से इनको प्रासंगिक कथा वस्तु कहते हैं। यानी एक आधिकारिक और एक प्रासंगिक। जो मेन स्टोरी लाइन है उसको आधिकारिक बोलेंगे और जो सब स्टोरीज हैं उसकी कहानी के अंदर जो कहानी होती है उसको प्रासंगिक बोलेंगे। इसी प्रकार से नाटक की जो कथा वस्तु है वो यथार्थ, संक्षिप्त और स्पष्ट होनी चाहिए। ये जो कहानी है यथासंभव क्या होनी चाहिए? यथार्थ, संक्षिप्त और स्पष्ट होनी चाहिए। और नाटक जो है, कथा वस्तु यदि कल्पना में गढ़ी जाए तो भी वो इतनी यथार्थ होनी चाहिए कि पाठक को उसको समाज एक घटना के रूप में स्वीकार करे। यानी अगर वो कल्पना पर आधारित भी है, अगर लेखक ने उसको अपनी कल्पना से भी उपजाया है, अपनी कल्पना से रचित किया है, तो भी वो इतनी सच्ची लगनी चाहिए कि जो समाज है या पाठक है या दर्शक है उसको घटना के रूप में स्वीकार कर ले। वो बिल्कुल कल्पना लोक की वस्तु नहीं देखनी चाहिए। तो आगे है पात्रों का चरित्र चित्रण। यानी कोई भी जो नाटक होता है उसके अंदर अलग-अलग जो भाग लेने वाले व्यक्ति होते हैं उनको पात्र कहा जाता है। यानी बिना जो पात्रों के किसी नाटक की कल्पना नहीं की जा सकती। यानी एक नाटक में बहुत सारे लोग अपनी भूमिका अदा करते हैं और वो जो भूमिका अदा करते हैं उन्हीं को हम पात्र कहते हैं। तो नाटक में एक जो है प्रधान पात्र होता है जिसको हम नायक कहते हैं। प्रधान पात्रों के कहते हैं नायक, जिसको आप फिल्मों में हीरो कह देते हैं, वो नायक होता है। और एक प्रधान पात्रा होती है जिसको हम नायिका कहते हैं। और ये कोई जरूरी नहीं होता कि सभी जो नाटकों के अंदर नायिका हो, लेकिन ज्यादातर जो नाटक होते हैं उनके अंदर नायक और नायिका का होना जरूरी होता है। इसके अलावा हास्य रस का सृजन करने वाले नायक को विदूषक की संज्ञा दी जाती है। बल्कि यहाँ के नायक की जगह पात्र कह सकते हैं आप, कि वो जो पात्र जो हास्य रस का सृजन करता है, लोगों को हंसाने का, मनोरंजन करने का कार्य करता है, उसको विदूषक कहा जाता है। वो उल्टी पुल्टी हरकतें करता रहता है, तो ऐसा है, उसको हास्य रस का सृजन करते हैं, लोग हंसते हैं, उसके मजे लेते हैं, तो उसको, उस पात्र को विदूषक कहा जाता है।
नाटक की विशेषता इस बात में होती है कि उसमें कम से कम पात्र हों। यानी कोई भी जो नाटक होता है, वो सब सफल नाटक ये माना जाता है कि उसमें कम से कम पात्र हों। ज़्यादा पात्रों का होना, तो वो जो कथा वस्तु है वो बहुत ज़्यादा विस्तार पा लेती है और पात्रों का भी जो चित्रण करना, पात्रों का भी जो चरित्र पूरा खुलकर सामने नहीं आ पाता। इसलिए जितने कम पात्र होंगे उतना ही अच्छा है। और कम विस्तार और पात्रों का चरित्र उभर कर सामने आए तो कथानक अपने आप में पूर्ण प्रतीत होता है। और ये कथानक की सफलता मानी जाती है अगर पात्रों का चरित्र चित्रण उभर कर सामने आ जाए। और वो कब आएगा? जब उस कथानक में कम से कम पात्र होंगे, तभी एक जो पात्र है वो अपनी पहचान बना पाता है। नाटककार की सफलता इस बात में बहुत कुछ आधारित होती है कि वो पात्रों के चरित्र चित्रण में यथा परिस्थितियों का सृजन किस सीमा तक कर पाता है। तो यहाँ पर जो पात्रों का चरित्र चित्रण कब हो पाएगा अच्छी तरह से? जब नाटककार उन परिस्थितियों का सृजन कर सकता है जिसमें वो अपनी जो चारित्रिक विशेषताओं को ठीक प्रकार से इंगित कर सके और लोगों को दिखा सके। तो ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना भी बहुत लाजमी हो जाता है, बहुत जरूरी हो जाता है, जिसमें पात्रों का चरित्र चित्रण उभर कर सामने आ जाए। अगला है संवाद अथवा कथोपकथन, ये जिसको आप अंग्रेजी में डायलॉग्स कहते हैं। तो संवाद जो होता है, डायलॉग्स, वो कैसे होने चाहिए? सहज होने चाहिए, सरल होने चाहिए, सुबोध होने चाहिए, स्वाभाविक लगने चाहिए और प्रसंग के अनुकूल होने चाहिए, प्रसंग अनुकूल होने चाहिए। यानी जो प्रसंग चल रहा है उसी के अनुकूल होने चाहिए। नाटक की विशेषता इसमें निहित होती है कि उसका प्रत्येक पात्र अपनी बात कम से कम शब्दों में कहे। क्योंकि नाटक जो है वो मंच के ऊपर मंचित करना होता है। और जब अगर मंच के सामने बहुत सारे लोग बैठे हैं और उसमें सभी प्रकार के लोग होते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, कम पढ़े लिखे भी, तो सामान्य लोग भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर सुनने की अपनी ही एक सीमा होती है। अगर लंबे-लंबे संवाद बोलेगा पात्र, तो जो दर्शक हैं वो बोर हो सकते हैं और उसमें उनकी जो रुचि है वो खत्म हो सकती है। इसलिए जो प्रत्येक पात्र अपनी बात को कम से कम शब्दों में कहे, तो ये बहुत बड़ी विशेषता संवाद की होती है। कथोपकथन का मतलब होता है कथन और उसके बाद उपकथन। यानी एक व्यक्ति बोलेगा तो उसका सुनेगा और वो जो दूसरा सुन रहा है वो कुछ बोलेगा, तो इसी को कथोपकथन कहा जाता है। उसी स्थिति में प्रभावशाली होता है जब वह बोलचाल की भाषा में प्रभावपूर्ण ढंग से चलता है। क्योंकि यहाँ पर जो पात्र होते हैं उनको बोलना होता है, मंच पर मंचित करना होता है, तो ऐसा लगना चाहिए कि वो लिखाई वाली भाषा में ना हो, वो साहित्यिक भाषा ना बोली जाए, बल्कि बोलचाल की प्रभावपूर्ण भाषा में अपने संवाद हैं उसको डिलीवर करना चाहिए, उसको बोलना चाहिए। संवाद का प्रत्येक शब्द संतुलित होना चाहिए और उससे स्थिति का स्पष्ट आभास होना चाहिए और पात्रों के चरित्रों का उद्घाटन होना चाहिए। तो यहाँ पर जो पात्र है उसके अनुसार ही उसके संवाद होने चाहिए। मान लो वो नायक है, तो नायक जैसी भाषा शैली का उसको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वो खलनायक है, तो वो खलनायक जैसी भाषा का प्रयोग करेगा, वैसे शब्दों का चुनाव करेगा। तो पात्रों के चरित्रों का उद्घाटन में यहाँ पर जो संवाद और कथोपकथन वो विशेष भूमिका निभाता है। उत्तम कथोपकथन की कसौटी यह भी कि कथानक के विकास में सहायक हो। तो कथानक का जो विकास है संवादों के माध्यम से ही आगे बढ़ता है। यानी जो स्टोरी लाइन चलती है वो संवादों के माध्यम से ही आगे बढ़ती है। गंभीर और दार्शनिक विषयों का चयन नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति भी नाटक देखता है, मंच के सामने उपस्थित रहता है, तो अगर हम बहुत ज्यादा गंभीर और जो दार्शनिक विषयों का चुनाव अपनी संवादों के लिए करेंगे या विषय वस्तु के लिए कहेंगे या कथा वस्तु के लिए करेंगे, तो उसमें ये विषय बड़े गंभीर हो जाते हैं और उनको संवादों में ढाल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो हमारे संवाद हैं और कथोपकथन है बड़ा सहज, सरल और सुबोध और स्वाभाविक होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे है देश काल और वातावरण। नाटक किसी पौराणिक, ऐतिहासिक और काल्पनिक घटना पर आधारित होते हैं। इसके लिए नाटक को परिस्थितियों के अनुसार वास्तविक रूप में प्रस्तुत करना होता है। यानी नाटक के पुरानी घटनाओं पर हो सकते हैं, ऐतिहासिक घटनाओं पर भी हो सकते हैं और काल्पनिक घटना पर भी हो सकते हैं। तो हमें अगर वो पौराणिक घटनाओं पर आधारित हैं, तो उस जमाने की जो स्थितियां थी, देश काल था,
और उसी की जो भाषा शैली, उसी का वहाँ पर रहन-सहन, कपड़े पहनने की वेशभूषा, ये सारी की चीज़ें उसी ऐतिहासिक दृष्टि से होनी चाहिए, यानी उसके साथ देश काल के साथ वो मेल खानी चाहिए। उसे स्थान और काल के अनुसार पात्रों के नाम रखे होने चाहिए। अगर महाभारत के समय का अगर कोई नाटक है और अगर उसको हम डेविड या राजू नाम रखें किसी पात्र का, तो वो प्रसंग अनुकूल नहीं हो, क्योंकि उस ज़माने में ऐसे नाम होते ही नहीं थे। या इस प्रकार से अगर हम बहुत आज से 400 साल पहले की या 1000 साल पहले का अगर कोई नाटक कर रहे हैं और उसके अंदर हम कोट पैंट पहने किसी को दिखाया जाए, तो वो उचित नहीं लगेगा। तो इस प्रकार की उसकी जो भाषा है वो भी निश्चित करनी चाहिए। यानी जो संस्कृत के नाटक हैं, उनकी जगह अगर कोई संस्कृत के नाटक हैं या आज से 1000 साल पहले का कोई नाटक है भारत का और उसके अंदर हम किसी को अंग्रेजी बोलते हुए दिखाया जाए, तो वो उचित जान नहीं पड़ता। इसलिए जो वेशभूषा होती है और भाषा है, उसी देश काल के अनुसार ही होनी चाहिए। इस सब के साथ-साथ इसी प्रकार की और अनुकूल पर्यावरण तैयार करना होता है। अगर आप भाषा, वेशभूषा और पात्र भी इस प्रकार से तैयार कर देंगे, तो वैसा ही पर्यावरण वहाँ पर बन जाएगा। यदि कोई नाटककार महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर बैठने के स्थान पर उसे हवाई जहाज से उड़ाए या तीर चलाने के स्थान पर बम बरसवाए, एटम बम बरसवाए, तो आप ही विचार कीजिए पाठक, श्रोता और दर्शक पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये देखो, एक उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि देश काल होता क्या है। यानी महाभारत का अगर युद्ध चल रहा है और अर्जुन है, तो अर्जुन किस पे सवार होना चाहिए? रथ पर सवार होना चाहिए। और अगर नाटककार उसे हवाई जहाज से उड़ाने लग जाए, उसको हवाई जहाज पर सवार करा दे या तीर चलाने के स्थान पर एटम बम चलते हुए दिखाया जाए, तो वो देश काल के साथ मैच नहीं करता। तो इससे जो है पाठक और श्रोता जो दर्शक है, उस पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। वो उस कथा वस्तु के साथ बंध नहीं पाएगा। इसी कारण देश काल और पर्यावरण को भी नाटक का मूल तत्व माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भाषा शैली। जो संस्कृत भाषा के जो आचार्य थे, उन्होंने भाषा तत्व को प्रधान माना है। संस्कृत के आचार्यों ने किसको माना है? भाषा तत्व को प्रधान माना। जबकि आंग्ल भाषा के यानी अंग्रेजी के जो आचार्य हैं, उन्होंने जो शैली तत्व को प्रधान माना है कि जो शैली तत्व है वो प्रधान है। तब भाषा शैली एक ही तत्व के रूप में स्वीकार करना चाहिए। अधिकतर विद्वान मानते हैं कि नाटकों में बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग होना चाहिए, परंतु प्रसाद के विशुद्ध भाषा में लिखे नाटकों को पढ़ने में सामान्य भाषा में लिखे नाटकों की अपेक्षा अधिक आनंद आता है। जयशंकर प्रसाद जी के बहुत प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक है, ध्रुव स्वामिनी है और भी कई नाटक हैं, चंद्रगुप्त है। तो ऐसे नाटकों में बड़ी क्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया है, लेकिन फिर भी उनको पढ़ने में बहुत आनंद आता है। ये जो कि और वो बिल्कुल सरल भाषा में नहीं बल्कि वो विशुद्ध भाषा के अंदर है। तो ये अपना-अपना मत है। क्लिष्ट भाषा से रस की अनुभूति में बाधा होती है, नाटकों में बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर ये कहने का प्रयास किया जा रहा है कि जो क्लिष्ट भाषा होती है, कठिन भाषा जो होती है, ज़्यादा संस्कृत निष्ठ जो भाषा होती है, उससे क्या होता है, रस की अनुभूति में बाधा होती है। यानी जो रस की अनुभूति वो नाटककार अपने दर्शक को या श्रोता को करवाना चाह रहा है, उसके अंदर जो क्लिष्ट भाषा के कारण उसके अंदर जो है बाधा आती है। इसलिए हमें सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अभिनेता। अभिनय नाटक का प्रधान तत्व है और यदि किसी नाटक को रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, तो उसे नाटक नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पर अभिनेता का मतलब किसी चीज को अगर हम एक्टिंग के माध्यम से दिखाने की जो गुण है, उसी को हम अभिनेता कहते हैं और ये किसी भी नाटक का प्रधान तत्व है। अगर किसी नाटक को रंगमंच पर अभिनीत नहीं किया जा सकता, तो उसको नाटक नहीं कहा जा सकता। यानी नाटक है या नहीं, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। नाटक गद्य की अन्य विधाओं से इस अर्थ में भिन्न होता है कि उसे रंगमंच पर उसी रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी कविता है, कहानी है, उपन्यास है, जो साहित्य की अन्य विधाएं हैं, तो उनसे जो नाटक है इस रूप में अलग है, क्योंकि उसको रंगमंच पर उसी रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। और यह भी आवश्यक है कि इन दृश्यों
को रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा सके और उस रंग रूप के पात्र उसकी वेशभूषा उपलब्ध हो अथवा उपलब्ध कराई जा सके। यानी बहुत सारी ऐसी चीजें देखनी होती है कि मान लो हमने कोई एक ऐसा कल्पना से आधारित कथानक तो लिख दिया, उसके पात्र भी हमने ऐसा रख दिए, लेकिन उस रंग रूप के पात्र मिले या ना मिले, उनकी वेशभूषा मिलनी है या नहीं मिलनी है, क्या वो उपलब्ध की जा सकती है, तो इन सब चीजों का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तभी वो जो नाटक है उसकी अभिनयता को कुशलता पूर्वक किया जा सकता है। इसलिए पात्रानुकूल वेशभूषा भाषा आचरण से अभिनय सजीव हो जाता है। अगर पात्रों के अनुकूल ही वेशभूषा होगी, वैसी भाषा शैली होगी, वैसा ही उनका आचरण होगा, तो जो अभिनय सजीव किया जा सकता है। जैसे हम जो रामायण के अंदर श्री राम जी की वेशभूषा देखते हैं, वैसे ही भाषा, बहुत शालीनता से भरी भाषा देखते हैं, वैसा ही उनका आचरण अगर होता है, तो उनका जो अभिनय है वो सजीव हो उठता है और नाटक का इन निर्वाह करना आवश्यक होता है। ये अगर इन सब चीजों का, इन सारे तत्वों का अगर निर्वाह कर लेता है, तो नाटक सफल कहा जा सकता है। इसके अलावा पाश्चात्य समालोचक जो है नाटक के उद्देश्य के तत्व यानी नाटक का उद्देश्य क्या है? पाश्चात्य जो समालोचक हैं, वेस्टर्न जो क्रिटिक्स हैं, वो नाटक के उद्देश्य तत्व पर विशेष बल देते हैं कि नाटक का उद्देश्य क्या था। यानी नाटक क्यों रचा जा रहा है, नाटक क्यों देखा जा रहा है, उसका कोई उद्देश्य होना चाहिए। उनका स्पष्टीकरण है कि नाटक का पौराणिक और ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन करने के उद्देश्य से नाटक नहीं लिखता, बल्कि उस माध्यम से कुछ मूल्यों और आदर्शों को प्रस्तुत करना चाहता है। यानी वो सिर्फ जो नाटककार है, वो पौराणिक और ऐतिहासिक घटनाओं को दिखाना ही उसका उद्देश्य नहीं है, बल्कि उसका असल उद्देश्य है कुछ मूल्यों और आदर्शों को प्रस्तुत करना, कुछ वैल्यूज को, कुछ एथिक्स को जनता के सामने लेकर आना। जबकि जो संस्कृत के आचार्य हैं, इनके संबंध में उनका अलग मत है। वो ऐसा मानते हैं कि जो नाटक का मूल उद्देश्य पाठक, श्रोता और दर्शक के हृदय में किसी रस विशेष का संचार करना होता है। आपने रसों के बारे में पढ़ा होगा, वीर रस है, वात्सल्य है, ठीक है, श्रृंगार रस है। तो किसी एक रस का संचार करना किसके दिलों में, क्या पाठक और श्रोता या दर्शक के हृदय में, ऐसा संस्कृत के आचार्यों का मानना है। लेकिन चाहे जो पाश्चात्य समालोचक हैं जो मूल्य और आदर्शों को प्रस्तुत करना चाहते हों, या जो संस्कृत के आचार्य हैं जो रस विशेष का संचार करना चाहते हों, यानी ये कोई भी एक उद्देश्य हो, लेकिन जितनी अधिक सफलता उसमें मिलेगी नाटक, उतना ही अधिक सफल माना जाएगा। यानी एक जो नाटक का जो नाटककार है, अगर वो मूल्यों और आदर्शों को स्थापित करने में, प्रस्तुत करने में सफल हो गया, तो भी नाटक सफल है। और अगर वो किसी रस विशेष का संचार करने में सफल हो गया, तो भी नाटक अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है। तो आज हमने ये नाटक के विभिन्न तत्वों के बारे में विस्तार से जाना, कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझा। आपने वीडियो को पूरा देखा, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। और अगर आपको इस वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।